नो। माइक इज ऑन है। So we are live. Okay. So today we are going to launch our YouTube channel as e-classroom. ठीक है। कैरियर पॉइंट में जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, जैसे क्लासरूम में अपन पढ़ाते हैं कोटा के अंदर, सिमिलर एनवायरमेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑन यूट्यूब एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्जेस यूट्यूब के नहीं ले रहा। ठीक है। कोटा के फैकल्टी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे वो आपको YouTube पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दें। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। ठीक है। टुडे इज आवर YouTube लॉन्च। आज हम आपको बताएंगे कि YouTube पे आप किस तरह से और किस शेड्यूल में और कौन कौन से सब्जेक्ट को किस स्ट्रेटेजी से पढ़ें। ठीक है। आज आपको मैं अपने सब्जेक्ट का, मैं केमिस्ट्री का आपको मैं ही YouTube लाइव में आपको क्लास दूंगा। फिजिक्स के लिए the most experienced faculty in Kota ever, we will be providing you free of cost on YouTube. ठीक है। तो आज YouTube लॉन्च में हम यही सब बातें करेंगे कि कैरियर पॉइंट आपके लिए YouTube के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। ठीक है। जिसमें हम आपको इंटायर सिलेबस कवर कराएंगे। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, आपका इंटायर सिलेबस विल बी कवरिंग ऑन YouTube। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो आप, और भी अच्छी बात है, वी हैव मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन कोटा जिससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो टुडे इज आवर यूट्यूब लॉन्च। आगे बढ़ते हैं, एक एक स्लाइड में आपको मैं बताते चलूंगा कि किस तरह से ये यूट्यूब क्लासरूम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आपके लिए एक लाइफ टर्निंग, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट प्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड टू फर्दर स्लाइड्स। तो डेली के डेली आज 6 बजे हुआ है, तो 1-2 दिन में आपको हम फिक्स टाइमिंग बता देंगे कि 6 बजे से केमिस्ट्री क्लास होगी, 1 आवर की ही सेशन होगी, 7 बजे से फिजिक्स होगा या फिर वो वेरिएबल टाइमिंग होगी, हम बता देंगे आपको। अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इंटायर सिलेबस विल बी कवरिंग ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी बेनिफिट, ठीक है, पहला बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरी बेनिफिट you can access these lectures from anywhere in the country। आप अपने घर पे रह के कोटा के माहौल में पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, we have a huge range of experienced faculties। ठीक है। आपको मैं अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट मोड में छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं जब फिजिक्स फैकल्टी से मिलाऊंगा, आपको मैं जब मैथमेटिक्स फैकल्टी से मिलाऊंगा, तो वो इस फील्ड के, दे आर द गॉड ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, देयर सब्जेक्ट्स, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में दे आर द किंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो वैसे टीचर्स से अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू पीपल। ठीक है। अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, देन दिस टाइम, ये जो सेशन का टाइम होगा, ये आपके लिए बहुत ही प्रीशियस होने वाला है, बहुत ही प्रीशियस टाइम होने वाला है। ये सेशन में आपको क्या करना है, आपको बस ईयरफोन लगा के अपने सिस्टम पे बैठना है। आप जहां भी हो, कोटा में हो, कोटा से बाहर हो, कहीं भी इंटायर कंट्री में हो, वी विल बी प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम कोटा। ठीक है। दिस इंटायर रिकॉर्डिंग वी आर लाइव फ्रॉम कोटा टू यू, फॉर यू एंड विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है। बहुत सारी इसमें हम फैसिलिटीज लेके आते रहेंगे आपको। ठीक है। और धीरे धीरे और ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स आएंगे आपके पास। अभी मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं आपको ये। ठीक है। ताकि जितनी ज्यादा क्राउड आएगी, जितनी ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स आएंगे, उसी हिसाब से हम फिजिक्स की भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, बायोलॉजी की भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे एंड मैथमेटिक्स की भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो चलिए, डेली वी विल बी लाइव। आपको अलार्म लगाना है 6 बजे शाम का। ठीक है। और कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आके बैठ जाना है। यू शुड हैव अ नोटबुक, एक प्लेन नोटबुक होना चाहिए और एक पेपर पेन होना चाहिए, और आप ईयरफोन लगाओ और एक शांत कमरे में बैठ जाओ और 1 घंटे के लिए नो डिस्टर्बेंस के साथ पढ़ाई करो। वो सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में आप मास्टर्स हो सकते हो। ठीक है।
with just this session. YouTube सेशन का 1 घंटे का सेशन होगा हमारा एक सब्जेक्ट का, और रोज के रोज आपको यही शेड्यूल फॉलो करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहां मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम प्रोपोर्शंस फॉलो करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। और एक और चीज, ये आप एक भी जो वीडियोस है ना उसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा एग्जामिनेशन लेवल से आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप चैप्टर्स या वीडियोस के कुछ टॉपिक्स मिस कर गए तो आप घाटे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन जो आपको नीचे राइट साइड में दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे। यू हैव टू प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। जैसे ही हम यहां से लाइव जाएंगे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगी और आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज जो YouTube लाइव है, ठीक है, टुडेज YouTube लाइव इज ऑन पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री में कोटा स्टाइल में पीरियोडिक टेबल को पहले पढ़ाया जाता है, तो पीरियोडिक टेबल हम YouTube लाइव में आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप ऐसा ना समझें कि केवल केमिस्ट्री ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव फिजिक्स ऑल्सो, वी हैव मैथमेटिक्स एज वेल एज वी हैव बायोलॉजी, एंड फिजिक्स फैकल्टी, मैथमेटिक्स फैकल्टी, बायोलॉजी फैकल्टी, दीज आर द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी और सबसे अच्छे फैकल्टीज हैं आपके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल, और आगे आने वाले दिनों में विल बी हैविंग फिजिक्स सेशंस आल्सो, मैथमेटिक्स एज वेल एज बायोलॉजी सेशन। तो इससे क्या होगा, अगर आप जेईई के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कवर होगी। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कवर होगा, ठीक है। और पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न से जो नीट में जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न से विल बी स्टडिंग, ठीक है, इन दिस यूट्यूब सेशन ओनली, एंड इट इज एंटायरली द एंटायर सिलेबस वी विल बी प्रोवाइडिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर्स में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, शैल वी स्टडी दिस चैप्टर ऑल्सो, क्या हमें टाइम लगाना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब से ये ऑनलाइन पैटर्न हुआ है, तो आई हैव अ ट्रेंड कि जब से ऑनलाइन पैटर्न हुआ है जेईई का और नीट का भी मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, या फिर हम बिटसैट की बात करें, बिट्स पिलानी की जो एग्जामिनेशन होती है, ऑनलाइन पेपर्स में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है जेईई के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। किसी किसी साल नहीं आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द इयर्स इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अपने को तो मार्क्स लाना है, तो ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात बहुत ही इजी है, ठीक है, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स यहां आपसे डिस्कस करेंगे इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, वो आपको इस चैप्टर को बहुत ही आसान बना देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और आज का सेशन। और मैं आपको बता दूं, ऐसे धीरे धीरे करके मैं अनाउंसमेंट आपके पास लेके आता रहूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी सरप्राइज है आपके लिए कि फिजिक्स की फैकल्टी कौन होगी, मैथमेटिक्स की फैकल्टी कौन होगी, और अब मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही अच्छी है और कोटा की बेस्ट है। तो ऐसी कौन सी वो फैकल्टी है, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट में करके गेस कर सकते हैं कि कौन आपका फिजिक्स फैकल्टी होगा, कौन आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी होगा। लेट मी नो एंड सी कि आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। फिर चलिए केमिस्ट्री के लिए तो मैं हुई आपके साथ। तो आपको पहले पता चल गया कि ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो रही हैं और ऑनलाइन जब से हुआ है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ईच ऑनलाइन पेपर, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से है ही है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, यू कैन सी दिस चैप्टर इज वेरी इजी। तो क्यों ना पढ़ के 4 मार्क्स अपना सिक्योर कर लें, ठीक है। जेईई और नीट दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट एक 4 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाता है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। तो लाइव में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ चैप्टर छोड़ देंगे, कुछ टॉपिक्स छोड़ देंगे, जैसा अदर यूट्यूब चैनल्स पे हो रहा है। मैं जनरली देख रहा हूं कि वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं और रेस्ट टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं। बट वी आर फ्रॉम ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट, ट्रस्टेड ब्रांड, सो आप आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं इस ब्रांड पे, एंड वी विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल
ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऑल बोल दूं, सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे, थोड़ा सा कभी कम टाइम लेंगे, कभी फास्ट होगा कभी स्लो होगा, बट सिलेबस वी विल कंप्लीट इंटायर सिलेबस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लाइव में कि इस पीरियोडिक टेबल के लिए मैं आपको बता दूं ओनली 7 टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड। केवल 7 टॉपिक्स अगर आपका तैयार है तो पूरा पीरियोडिक टेबल 100% कवर है। सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें पीरियोडिक टेबल किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे बनाया उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। और मैं आपको बता दूं आज तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है, लेकिन इसके पढ़ने के बाद ही इस टॉपिक के बारे में, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं आया है तो हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट वे में स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। फास्ट वे पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, विल स्टडी ऑल चैप्टर्स बट थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, और लाइव में ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, आप देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड टॉपिक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो केवल 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताए पढ़ने के लिए। वो 7 टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन 5 डेज। पूरा चैप्टर 5 दिन के अंदर खत्म। उसके बाद आप किसी भी मॉड्यूल को सॉल्व करते हैं, किसी भी कोचिंग मटेरियल की, किसी भी बुक पब्लिकेशन की आप सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, सो द सेकेंड टॉपिक इज, पहला तो हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इस पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें इस चैप्टर का पूरा इंट्रो है। द सेकेंड टॉपिक इज फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन सेकंड टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया, सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया और उसकी पोजीशन पूछते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में, कौन से ब्लॉक में और कौन से पीरियड में है, उसकी लोकेशन बताओ। ठीक है, इधर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो एटॉमिक वेट दे देगा आपको और पूछेगा कि किस पीरियड, किस ब्लॉक और किस ग्रुप का है। दूसरे तरह का वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता है। सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, वी विल डिस्कस जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो है जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द थर्ड टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको मैं बता दूं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जब इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें इंक्लूड होता है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस का ही क्यों ना हो। आप जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपको आती है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली इस पूरे पीरियोडिक टेबल के ताले की चाबी यही है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक आता है तो पीरियोडिक टेबल इज वेरी इजी। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद आप यही बोलोगे कि आपको ये टॉपिक आता है, क्योंकि कुछ ऐसे वेज हैं पढ़ाने के लिए इस टॉपिक को कि उससे सारे बच्चों को समझ आती है, तो आपको भी आएगी। फोर्थ टॉपिक, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे तो ये ही 7 टॉपिक्स हैं जो आपको इस पूरे पीरियोडिक टेबल में डिस्कशन होंगे। एंड इफ यू हैव डन दिस 7 टॉपिक्स, अगर आपने ये 7 टॉपिक्स कर लिए, देन आप बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि ये 7 टॉपिक्स कवर करते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक कवर किया तो आपका पीरियोडिक टेबल 25% कंप्लीट हो जाएगा। डन। जैसे ही आपने थर्ड और फोर्थ टॉपिक कंप्लीट किया, योर अगेन 25% इज कंप्लीट। ठीक है, ये फिफ्थ और सिक्स टॉपिक करने के बाद 25% अगेन कंप्लीट हो जाता है। यहां तक 75% पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक कवर करते ही 100% कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, आप ये 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और आप 25% ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है और हम साल दर साल इसी वे में पढ़ाते आ रहे हैं और बच्चे इससे सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल आज पढ़ते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको टीचिंग में और क्या चाहिए। अगर आपको कुछ
कम लग रहा है तो आप बता सकते हैं, ऑडियो वीडियो क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, एवरीथिंग जस्ट आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें, ठीक है। डेली डेली हम लोग इसमें सुधार लाएंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा क्वालिटी आपके लिए लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। सो आज का अपना टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, इस हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। कई लोग 10-10 हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, 10 साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू हैव ओनली 5 साइंटिस्ट जिनके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। उन्हीं 5 साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। ज्यादा पढ़ के अपन टाइम वेस्ट उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेवजियर क्लासिफिकेशन अपन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड व्यू में पढ़ते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री टॉपिक में केवल 5 ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका हिस्ट्री आपको सिलेबस में मेंशन्ड है। तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिनका सिलेबस में आपको मेंशन्ड है। वो ये सामने आपके लिख दिया मैंने, 5, दीज आर द 5 हिस्ट्री जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इन्हीं 5 साइंटिस्ट के हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल में क्या योगदान दिया, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया पीरियोडिक टेबल के बनने में। इसी 5 हिस्ट्री पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय एनटीए, ठीक है। तो ये केवल 5 चीजें कवर और आपकी फर्स्ट टॉपिक कवर हो जाएगी। दैट मीन्स आप 25% कंप्लीट करने के नजदीक आ जाएंगे। ये चैप्टर आपका 25% कंप्लीट हो जाएगा, केवल ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सेकंड टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये 4th टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि कभी एग्जामिनेशन टाइम में अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करनी है तो आप इन तीनों को रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आपको एंड डे तक, जैसे एग्जामिनेशन आने वाला है उस समय भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है उस हिसाब से भी प्लानिंग करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ, आप हर टॉपिक को पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, ठीक है। आप एक ही स्ट्रैटेजी से सारे फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते, पूरे केमिस्ट्री और पूरे मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ सकते। जैसे होता है ना कि हर बॉल पे क्रिकेटर 6 नहीं लगा सकता, वो एक बॉल का इंतजार करता है और बॉल के हिसाब से शॉट लगाता है क्रिकेटर। उसी तरह चैप्टर के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इस चैप्टर को किस वे में पढ़ना है ताकि बेस्ट आउटपुट आ पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक। तो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल टॉपिक को पढ़ने के लिए किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो भी हिस्ट्री में बात कर रहा हूं ना, उसमें बस आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, लेट्स वेट। ओके, ठीक है। इस टॉपिक को कैसे पढ़ें, तो पहला चीज जो आपको मैं बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन जो है ना, मैं बताऊंगा आपको कि इंट्रोडक्शन कौन सा पार्ट है। उस हिस्ट्री में आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए, फिर वो क्यों फेल हो गया ये आपको पढ़ना है, और जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको कैरी करना है। ओनली 3 थिंग्स एन एंटायर पीरियोडिक टेबल विल बी कवर्ड, एंटायर, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस करना और आपको डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल का पहला, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा, ठीक है। और इन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में क्या योगदान दिया वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बोला वो मैं आपको बताता हूं। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो लेवोजियर ने क्या किया, देखो, इन्होंने एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ही क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इनटू ओनली 2 कैटेगरीज, ठीक है। ही क्लासी, देखो यहां पे सामने लिखा हुआ है आपके, एलिमेंट्स को उन्होंने ओनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक को बोला मेटल्स और दूसरे को बोला नॉन मेटल, ठीक है। अब किस हिसाब से किसी एलिमेंट को उन्होंने मेटल कह दिया और किसी को नॉन मेटल कह दिया, उसमें ऐसा क्या देखा उन्होंने, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती थी उसको उन्होंने मेटल्स बोल दिया, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी जिन एलिमेंट्स के अंदर, उनको उन्होंने नॉन मेटल्स कह दिया। लेकिन आपको पता होगा
मेटल सेमी मेटल्स के बारे में, जो कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स जिसको बोलते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं, बहुत तरह के बोल सकते हैं आप। तो जैसे ही उन टाइप की एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होने लगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी वो शो कर रहा था, दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करने लगी, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जिसमें मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक थी और नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके बाद ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, आपको पहली चीज दिमाग में रखनी है, जिन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बताया और इन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड सेकंड इज नॉन मेटल्स। मेटल्स किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है? तो उन्होंने स्टडी किया कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रही है उसको मेटल्स कह दो और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसको नॉन मेटल्स कह दो। बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव्स उसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स का मतलब है, जैसे मैं सोडियम की बात करता हूं, आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। इसके पास आउटर सेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स 10 होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, बेसिकली 2 और 8। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 281। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन नहीं आता है डोंट वरी, अभी के लिए सुन लीजिए, विल डिस्कस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, तो 281 और इसको स्टेबल होने के लिए ये वाला कंफिग्रेशन चाहिए होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी सेल का वो डोनेट कर देता है, वो वहां से निकाल देता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो रहे थे, जिनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी थी, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स। एंड वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे स्टेबिलिटी के लिए, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव्स बोल दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na प्लस बनाता है। सोडियम इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट मेक्स Na प्लस। इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आया विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकंड चीज रटना नहीं है, क्लोरीन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl माइनस होता है। मैं फिर से आपको लिख देता हूं, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये Cl माइनस बनाता है। इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज आया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितना आसान है, आपको रटना नहीं है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आप नॉन मेटल को बोलते हो। इलेक्ट्रॉन के लूज होने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह सकता है तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपका रिवर्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवोजियर क्लासिफिकेशन हो गई, उसके बाद अपने पास है सेकंड क्लासिफिकेशन। ओनली 5 मैंने आपको बोला है पढ़ने को, पहला आपका कंप्लीट हो चुका। हिस्ट्री में केवल 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, पहला कंप्लीट हो चुका, लेवोजियर। कुछ नहीं था लेवोजियर के बारे में, एक चीज ध्यान रखें, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इन्होंने एलिमेंट्स को केवल 2 तरीके में ब्रेक किया, एक मेटल्स एक नॉन मेटल्स। किस हिसाब से उन्होंने मेटल्स कहा, किस हिसाब से उन्होंने नॉन मेटल्स कहा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मींस इट इज मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मींस इट इज नॉन मेटल। जैसे ही सेमी मेटल्स की डिस्कवरी हुई, जो मेटल्स की भी टेंडेंसी रखते हैं, नॉन मेटल्स की भी तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेवियर होने लगी, ये थ्योरी फेल कर गई। तो लेवोजियर बहुत कम टाइम के लिए इनकी थ्योरी चली, उसके बाद ये फेल हो गई। सेकंड क्लासिफिकेशन थी डोबेरिनर। ही वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के लिए, ये दूसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ थ्योरी दी है। ही वॉज द सेकंड साइंटिस्ट हु गिव अ थ्योरी ऑन दिस पीरियोडिक टेबल। इन्होंने किस हिसाब से, जैसे लेवोजियर ने क्या कहा, मेटल नॉन मेटल, इन्होंने ऐसा क्या कहा, चलिए देखते हैं। तो ही एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, डोबेरिनर ने एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया।
ठीक है। और जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है ट्रायड, ठीक है, ट्रायड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ 3 यू कैन सी एंटिटी, 3 चीजों के ग्रुप को ट्रायड बोलते हैं। फाइन, तो एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, साथ में उन्होंने ट्रायड बनाया। ट्रायड का मतलब 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और वो तीनों एलिमेंट्स एटॉमिक वेट से अरेंज थे, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। क्लियर है? चलिए दूसरी चीज, जैसे ही इन्होंने, मैंने बताया ना ट्रायड में 3 एलिमेंट, तो आपको मैं लिख के बताता हूं। लिख के क्या बताता हूं, ये वाली स्टेटमेंट अभी मैं समझाता हूं आपको इस एग्जाम्पल के बाद। क्लियर है? देखना, अब आपको मैं ये लिया, पेन ले लिया, चलिए आपको मैं सबसे पहली चीज समझाता हूं। उन्होंने 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम की एटॉमिक वेट है 7, सोडियम की एटॉमिक वेट है 23 और पोटेशियम की एटॉमिक वेट है 39। इन्होंने, ये मैंने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ट्रायड बना दिया मतलब 3 एलिमेंट का बना दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रख दिया। क्लियर चीज? और जो दूसरी लाइन लिखी है वो ये लिखी है कि जो मिडिल वाले का एटॉमिक वेट है ना, इस ट्रायड में मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट है वो पहले और लास्ट वाले का एवरेज है। एक बार और समझेंगे, जो मिडिल वाले, ट्रायड के अंदर मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट है वो पहले और तीसरे वाले का एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है दिस, इसका एटॉमिक वेट, पहले वाले का एटॉमिक वेट, लास्ट वाले का एटॉमिक वेट बाई 2। 2 एलिमेंट्स हैं इसलिए एवरेज इज बाई 2, 3 होते तो बाई 3 होता, एंड सो ऑन। अभी आपको ट्रायड के केस में एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ लास्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 7, एटॉमिक वेट ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज 39। जैसे ही हमने इसका एवरेज लिया, या आपके सामने एवरेज ले लिया हमने, ये आ रहा है 23। 39 7 46 डिवाइड बाई 2 दैट इज 23। मैंने क्या बोला आपको? एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाले का एटॉमिक वेट पहले और लास्ट वाले के एवरेज के बराबर है, इन्होंने डोबेरिनर ने कहा। अब देखना, ये सारी थ्योरी होगी, अब बस 2 चीजें आपके दिमाग में रखनी। डोबेरिनर ट्रायड, जैसे ही आपके दिमाग के सामने डोबेरिनर ट्रायड आए, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है कि डोबेरिनर ट्रायड। ट्रायड का मतलब 3, ट्रायड ग्रुप ऑफ 3, दैट मींस डोबेरिनर ने कुछ ऐसा बोला है जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा है। और दूसरी चीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये तो अप्लीकेबल है। पहली चीज हो गई ट्रायड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है। दूसरी चीज, बीच वाले का एटॉमिक वेट इज इक्वल टू पहले और तीसरे वाले का एवरेज। खत्म, पूरा डोबेरिनर ट्रायड इसी पे बेस्ड। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं सामने। ठीक है, क्लोरीन है, दिस इज Cl। अगर आपको दिखने में विजिबिलिटी कम आ रही है तो दिस इज Cl क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन Br एंड दिस इज आयोडीन। क्लियर? क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, सबको पता। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80, आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127। देखो डोबेरिनर फॉलो कर रहा है कि नहीं ये मैं आपको बताता हूं। पहले वाले का एटॉमिक वेट लिया, लास्ट वाले का एटॉमिक वेट लिया, एवरेज निकाला। पहले वाले का एटॉमिक वेट, लास्ट वाले का एटॉमिक वेट, एवरेज निकाला, कितना आया? 81.2। ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मिडिल वन। बीच वाले का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? पहले लास्ट वाले का एवरेज। बीच वाले का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? पहले और लास्ट वाले का एवरेज। पहले और लास्ट वाले का एवरेज आ रहा है 81.2। आप बोलोगे इसका 80 है, तो थोड़ा सा सेंटेंस में करेक्शन है। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। थर्ड मतलब लास्ट, वही हो गया। इज नियरली इक्वल टू, आप कर ले, अगर उसके बराबर है या फिर आसपास में है, 1-2 का डिफरेंस में है, जैसे यहां 80 है और 81.2 है, तो ये आसपास में है, तो भी डोबेरिनर ट्रायड फॉलो करता है। एग्जैक्टली इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये आपको दिखाया कि जहां भी आसपास में भी आ रहा है, 80 है, 82 83 तक भी चलता है, और +-2 तक आप चला सकते हो। अगर उसके बराबर है या उसके आसपास है तो डोबेरिनर ट्रायड फॉलो करता है। 2 चीजें, डोबेरिनर ट्रायड खत्म। ट्रायड का मतलब 3, नाम में ही सब कुछ रखा है इसके। दूसरी चीज,
कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू पहले और तीसरे का एवरेज। खत्म। एवरेज किसका लोगे? एटॉमिक वेट का। एलिमेंट के साथ होता ही क्या है? एटॉमिक वेट, दैट्स इट। खत्म। तो दूसरा चीज एटॉमिक वेट आपका डोपेरिनर ट्रायड खत्म हो चुका है यहां पे। पहला था लेवोजियर, मेटल नॉन मेटल, कहानी खत्म। दूसरा था डोबेरिनर ट्रायड मतलब 3, और मिडिल वाले का एटॉमिक वेट इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एवरेज। खत्म। दो लाइन में सारी थ्योरीज खत्म हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, इफ आफ्टर क्लोजिंग दिस सेशन, जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री चैप्टर निकालना। हिस्ट्री के टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं करके देख लेना। अगर इन्हीं थ्योरीज से नहीं हुई तो फिर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियोस छोड़ना नहीं है, सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखना है। और वीडियोस आपको सीक्वेंस में दिखेंगी कैसे? जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हो, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। जैसे ही हम लाइव जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको उस वीडियो देखने का मौका मिलेगा, और छूटोगे नहीं आप, कोई सेशन आपका मिस नहीं होगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फाइन। तो दो चीजें मैंने आपको कवर करा दी, 2 थिंग्स आई हैव कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि लेवोजियर फेल क्यों हुआ, क्योंकि हमें सेमी मेटल्स की डिस्कवरी हो गई। हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी थी, तो लेवोजियर फेल हो गया। तो डोबेरिनर कैसे फेल हुआ ये आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखना डोबेरिनर फेल क्यों हुआ। ठीक है, अब आप, मैंने क्या बोला, डोबेरिनर के लिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड पहला लिखते हैं और टिक मार देते हैं कि भैया पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था अपना? द एवरेज, मतलब मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट किसके बराबर होना चाहिए? पहले तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज। पहले तीसरे का एवरेज लेंगे तो ये बीच वाले के बराबर आना चाहिए। पहले और लास्ट वाले को लिया, 19 लिया, 80 लिया, 19 + 80 डिवाइड बाई 2। जैसे ही ये किया हमारे पास निकल के आया 49.5। पहले और लास्ट वाले का एवरेज लेने पे आ रहा है 49.5, और इसका एटॉमिक वेट तो है 35.5। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो डोबेरिनर ट्रायड कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। तो आपको क्लियर हो गया अब चीजें कि 2 ही चीज देखनी है, एंड विथ ओनली 2 लाइंस डोबेरिनर ट्रायड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे? 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ट्रायड, ये तो नाम में ही है, नाम में है, नाम याद आएगा, ट्रायड, 3 एलिमेंट्स आ गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये दिमाग में रखें, बच्चे इसी को भूलते हैं, इसलिए मैं अलग से आपको बोल रहा हूं, फोकस कर रहा हूं कि आप ना भूलें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। थर्ड कंडीशन एंड द इंपॉर्टेंट कंडीशन बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है कि बीच वाले का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? पहले और तीसरे के बराबर। पहले और तीसरे का एवरेज के बराबर, बिल्कुल सही, पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डोबेरिनर भी फेल हो गया, लेवोजियर आया, लेवोजियर फेल, डोबेरिनर ने लॉ दिया, डोबेरिनर फेल। अब तीसरे साइंटिस्ट आए, केवल 5 पढ़ना है, उसमें से 2 आपका कवर हो चुका है, और 2 पढ़ने के लिए केवल 2 ही स्टेटमेंट है। अभी तक मैंने बस 4 स्टेटमेंट बताई है, ओनली 4 स्टेटमेंट्स इन द होल चैप्टर। ठीक है, और आपका एक टॉपिक अब खत्म हो जाएगा कुछ देर के अंदर। तो जितना कम पढ़े, जितना कंसाइज पढ़े, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट पढ़े, ताकि आपको क्वेश्चंस में वो लाइन अप्लाई करें। आपको जहां भी लेवोजियर का क्वेश्चन आया, मैंने जो 2 स्टेटमेंट बोली है वही सोचना है, और आई कैन गारंटी यू मैक्सिमम क्वेश्चंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, दूसरी चीज, डोबेरिनर का कुछ भी आए, ओनली दोस 2 स्टेटमेंट्स, एंड इट आई कैन गारंटी यू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी अगेन सॉल्व्ड विद ओनली 2 स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया अपने पास। आगे देखो, टॉपिक नंबर 3 2 कवर हो चुके, डोबेरिनर फेल हो चुका। अब आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे वहां नाम में सब कुछ रखा था, यहां भी नाम में सब कुछ रखा हुआ है। ऑक्टेव्स, वहां क्या था? ट्रायड। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। टॉपिक नंबर 3 इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इतना बड़ा सा नाम है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है? ऑक्टेव्स। वहां क्या था? ट्रायड। ट्रायड मतलब
3, ऑक्टेव मतलब ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8, तो वो 3 के रूल पे बेस है, ये 8 के रूल पे बेस्ड है। दैट्स इट। न्यूलैंड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बिलीव मी। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, देखते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। सेम बात रिपीट हुई ना यार, डोबेरिनर में भी यही था। ट्राइड है और ट्राइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉमन इन टॉपिक नंबर 2 एज वेल एज टॉपिक नंबर 3, तो ये तो याद ही हो गया आपको। दूसरी चीज, जब हम एटॉमिक वेट में, न्यूलैंड ने कहा कि जब हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखते हैं, तो एक बहुत ही खास चीज इन्होंने डिस्कवर की। वो क्या है कि एवरी 8th एलिमेंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मैंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एवरी 8th एलिमेंट, 8वां एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। नहीं समझ आया? फिर से देखते हैं। न्यूलैंड ने क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। ऑक्टेव्स का मतलब 8, तो आपको समझ आ गया कि 8 के अराउंड ये, 8 के अराउंड ये रोटेट करेगा, 8 के अराउंड ये इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये 8 के क्या चक्कर है? तो न्यूलैंड ने क्या बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये तो सब में चल रहा है यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये तो पिछले वाले लॉ में भी था। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जैसे ही मैंने एलिमेंट्स को रखा, जैसे ही न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के से एलिमेंट्स को अरेंज किया, उन्होंने देखा कि एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। अगेन, अब आपको समझ नहीं आएगा, अब थोड़ा सा होल्ड करो और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स, आपको पता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक में आपको ये तो पता ही होगा, जो हारमोनियम में अपने लिखते हैं सारे गामा, एंड अगेन लेट मी राइट इट, नॉट राइट इट, आगे स्लाइड पे ये मेंशन्ड है, तो मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हेल्प लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपको मैं अभी समझा रहा हूं, देखना। ये जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स है, केवल मैं इस ऊपर वाले लाइन की बात कर रहा हूं, जस्ट ऊपर वाले लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सारे गामा पाधा निसा। देखना, फर्स्ट दिस, इसके अराउंड लिखते हैं फर्स्ट, रे के लिए 2 लिखते हैं, गा के लिए 3 लिखते हैं, एंड सो ऑन 4, 5, 6 एंड 7। न्यूलैंड ने क्या बोला कि जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स में सा, रे, गा, मा, बा, धा, नी एंड अगेन सा होता है, एंड सा इज द 8th एलिमेंट। दैट मींस हर 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट बराबर होगा, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। जैसे क्लासिकल म्यूजिक में 8वां एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होता है फर्स्ट वाले के, वैसे ही अगर हमने एलिमेंट्स को भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले के बराबर होगा। एक बार और एग्जांपल से लेके समझते हैं, ठीक है? ओके, एक बार और एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने लिया एलिमेंट्स को और 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर दिया। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब पहला लॉ तो सेटिस्फाई न्यूलैंड ने क्या कहा था? पहला लॉ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में होना चाहिए है। दूसरा कंडीशन पे आते हैं कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है, तो फिर हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। थोड़ा धीरे धीरे सुने और बिल्कुल समझ आएगा। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। अब बराबर होगा का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल? बराबर होने का मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, चाहे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी सेम होगी। पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बराबर होगी। दिस इज व्हाट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सेज। अब ये पहले और 8वें का क्या चक्कर है? ये तो नाम में ही सब कुछ रखा है इसके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स, ऑक्ट, ऑक्टेव्स में ऑक्ट वर्ड आ रहा है एंड दैट इज 8। ठीक है, तो हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के बराबर होगा। अगर मैं बेरिलियम को पहला एलिमेंट देता हूं, तो ये दूसरा एलिमेंट होगा, ये तीसरा एलिमेंट होगा, ये चौथा एलिमेंट होगा, ये 5वां होगा, ये 6th एलिमेंट होगा, दिस इज 7th एंड दिस इज 8th। दैट मीन्स अगर बेरिलियम को मैं पहला मान रहा हूं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम
ये हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज सेम होंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बेरिलियम को नंबर 1 देता हूं, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं आपके लिए, ठीक है। बेरिलियम को नंबर 1 एलिमेंट मानता हूं, बोरोन विल बी सेकंड एलिमेंट, कार्बन विल बी थर्ड एलिमेंट, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। चलिए यस, अगर मैं मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट मानता हूं तो मैग्नीशियम से फर्स्ट मतलब 8वां एलिमेंट, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है, तो 8th एलिमेंट जो होगा वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी। तो अगर इसको पहला एलिमेंट मानते हैं तो दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज एट। दैट मींस मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के बराबर होगा। 8 का चक्कर क्या है? ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो मेंशन, कमेंट जरूर करिए और लॉट्स ऑफ कमेंट्स करिए ताकि मुझे भी पता लगे इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। ठीक है, हम ऐसे ही छोटे छोटे मतलब हर एक टॉपिक को 2-2, 3-3 लाइन में खत्म करेंगे और ओनली दोज लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। आजकल क्या है ना, कंपटीशन के लिए टाइम कम मिल रहा है। बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म होता है मई तक, अप्रैल तक, और जनवरी में एग्जाम आ चुका है। सिमिलरली नीट का भी मोस्ट प्रोबेबली, अभी हुआ कुछ नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो जनवरी तक आपको 6 महीने मिलते हैं। तो 6 मंथ्स में 11th भी पढ़ना है आपको, 12th भी पढ़ना है आपको, और कंपटीशन की तैयारी मतलब कंपटीशन देना है आपको। 6 महीने में अगर आपको करना है तो आपका मटेरियल कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने सारा पढ़ के आप भूलोगे। इससे बढ़िया है कंसाइज पढ़ो और वही चीज अप्लाई करके क्वेश्चंस कर दो। कॉन्सेप्ट पढ़ो, दैट्स इट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डोंट ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, इसीलिए मैं नाम के साथ सबको जोड़ दे रहा हूं। ट्रायड 3 का एप्लीकेशन है, ऑक्टेव्स 8 का एप्लीकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है यस, और इसमें एक बड़ी बात क्या थी ये देखना आप पिछले वाले में, कि इसमें इनर्ट गैस डिस्कवर इस टाइम तक नहीं हुए थे। ठीक है, तो इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। इनर्ट गैस आएगा फ्लोरीन के बाद। तो अगर मैं इनर्ट गैस को लिखूं यहां पे, फ्लोरीन के बाद इनर्ट गैस कौन सा होता है? ओके, फ्लोरीन के बाद इनर्ट गैस कौन सा होते हैं? नियन। ठीक है, तो अगर मैं इनर्ट गैस को इसमें इंक्लूड करूं तो ये फेल कर जाएगा, क्योंकि 8वां एलिमेंट फिर ये होगा। तो जब तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक तो ये लॉ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही इनर्ट गैस को हमने डिस्कवर कर दिया, ये लॉ फेल हो गया। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस दिस लॉ फेल्ड। आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। और मैं कह रहा हूं कि पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी बराबर होती है, लेकिन नियन तो इनर्ट गैस है और लिथियम के फर्स्ट अल्कली है, कैसे प्रॉपर्टी बराबर हो सकते हैं? ये दोनों 2 ग्रुप में हैं। 2 अलग अलग ग्रुप कभी प्रॉपर्टी बराबर शो नहीं करते। एक ग्रुप के एलिमेंट्स ही प्रॉपर्टी शो, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, दिस लॉ फेल्ड। ठीक है, धराशायी हो गया। उसके बाद आते हैं, जैसे ही ये धराशायी हुआ उसके बाद अपने पास आया, देखो, फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। और दूसरी बड़ी ड्रॉबैक ये थी, ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था, केवल 20 एलिमेंट्स के लिए ये वैलिड था। जैसे ही 21st एलिमेंट पे हम गए, ये लॉ वहां भी धराशायी हो गया, सरेआम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फेल हो गया ये, चलिए हमने इनको फेल कराया। तो आपको 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द फर्स्ट वन? यस, लेवोजियर, मेटल नॉन मेटल, दैट्स इट। सेकेंड चीज डोपेरिनर, ट्रायड, बस ट्रायड बोलना है, आपको समझ आ जाएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव से आपको समझ में आ गया कि पहला और 8वां सेम होगा। सेम होगा मतलब सेम प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? अब आते हैं लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको क्लियर होगा। इन्होंने क्या किया, जैसे सब लोग एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये करते, इन्होंने कुछ अलग किया। ही डिड समथिंग डिफरेंट। लॉदर्स मेयर क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया? इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। सी, अच्छा ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देना इसको। दिस इज नॉट ल्यूदर मेयर, दिस इज लॉदर मेयर।
इन्होंने एक प्लॉटेड अ कर्व, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। इन्होंने वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट लिया और हर एलिमेंट की एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट की, हर एलिमेंट की एटॉमिक वेट कैलकुलेट की और एक्स और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने कर्व प्लॉट किया। देखते हैं कैसे प्लॉट हुआ होगा। देखिए एटॉमिक वॉल्यूम, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार एटॉमिक वेट तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हमें पता भी है पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया होगा इन्होंने? तो एटॉमिक वॉल्यूम के लिए इनके पास एटॉमिक मास तो दिया ही होता है अपने पास पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक मास तो नोन ही होता है एलिमेंट का, एलिमेंट की डिस्कवरी होते ही एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट हो सकता है। और एटॉमिक डेंसिटी अपने पास, ये भी डिस्कवरी के साथ, मतलब कहने का मतलब ये है अगर आपके पास एलिमेंट की एटॉमिक वेट है, एलिमेंट की एटॉमिक डेंसिटी है, तो आप एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया। विद दिस प्रोसेस लॉदरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया हर एलिमेंट का, इनके पास एटॉमिक वेट निकल आया हर एलिमेंट का। अब जैसे ही इनके पास ये दो क्वांटिटीज आई, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, ही प्लॉटेड अ कर्व। और आपको दिमाग में रखना है, बार बार बच्चे भूलते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे क्या होता है। देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, आगे वाले स्लाइड पे बताता हूं, इस पे जगह कम है, ठीक है? यस, आपने देखना बार बार बच्चे क्या भूलते हैं, मैं आपको बताता हूं। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। दिमाग में रखना है ये चीज कि वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट है, ठीक है? वाई एक्सिस पे क्या है अपने पास? एटॉमिक वॉल्यूम एंड दिस इज एटॉमिक वेट। जो चीजें वेट होती है, जिसमें मास होता है, वो भारी होती हैं, तो वो नीचे आएंगे ना यार। भारी चीजें नीचे रहती हैं, हल्की चीजें ऊपर उड़ सकती हैं, भारी चीजों को ऊपर नहीं उड़ा सकते। उसी तरह भारी चीजें हैं, एटॉमिक वेट है, जिसमें वेट है वो तो नीचे ही आएगा ना। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस पे आएगा। वेट कहां होता है? एक्स एक्सिस पे। और वॉल्यूम कहां आएगा? ये वॉल्यूम लिखता हूं एटॉमिक वॉल्यूम के लिए, वो आएगा जब वेट एक्स पे आ गया तो बाकी बचा तो वाई पे ही आएगा। एटॉमिक वेट, भारी चीजें, वेट वाली चीजें जो है वो नीचे आती हैं एक्स एक्सिस में, बाकी जो दूसरा चीज है वो एटॉमिक वॉल्यूम है। क्लियर है? तो देखना आप, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं। यस यस, ही प्लॉटेड अ कर्व। लॉदरमेयर ने क्या किया? एक कर्व बनाया, किसके किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कहां आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने आपको। फर्स्ट चीज आपको दिमाग में आ गई, एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व ड्रॉ किया। वाई पे क्या आता है, एक्स पे क्या आता है, ये भी मैंने ट्रिक बता दिया। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको लेके आते रहेंगे, ठीक है? तो आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजों को, यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड फॉर दैट पर्पस आपका वीडियो मिस ना हो, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन से आपका वीडियो मिस नहीं हो। जैसे आपका वीडियो मिस होता है तो यू विल लूज समथिंग, और मैं नहीं चाहता कि आप लूज करें। एज अ करियर पॉइंट फैमिली वी डोंट वांट कि यू शुड लूज समथिंग। तो आप जरूर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने आगे क्या किया। तो देखिए आप, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। करेक्ट है? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा समझाता हूं यहां पे कि जैसे ही इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये इस टाइप का ग्राफ आया। क्लियर? इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस ओके, तो मैं यस रेड पेन से इसको ड्रॉ करता हूं। तो ये आपको एटॉमिक वॉल्यूम है इस पे, और इस पे एटॉमिक वेट है। क्लियर है? अब इन्होंने जो एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे, कुछ एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, सारे एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, तो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनकी दो चीजें कैलकुलेट की। पहली चीज क्या कैलकुलेट की? एटॉमिक वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम किस चीज की? एलिमेंट की। एलिमेंट में क्या होता है? एटम। तो एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट की। दूसरी चीज इन्होंने क्या कैलकुलेट किया? एटॉमिक वेट। क्लियर है? अब इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर लिया। ये इन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, मान लीजिए 4 आया, किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट आया 3। तो इन्होंने क्या किया? वॉल्यूम वाले एक्स एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, और एटॉमिक वेट वाले एक्सिस पे 3 गए, 1 2 3। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, एक साइंटिफिक आइडिया दे रहा हूं कि इन्होंने कैसे प्लॉट किया होगा। तो ये 4 और 3 एक पॉइंट आया होगा,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज 4 एंड दिस इज 3। तो यहां पे इन्होंने एक पॉइंट लिया। ऐसे ही हर एलिमेंट्स के लिए इन्होंने पॉइंट्स डॉट 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 बना दिया, आपके सामने दिख रहा होगा। हर एलिमेंट की एटॉमिक वेट निकाली, हर एलिमेंट की एटॉमिक वॉल्यूम निकाली और हर एलिमेंट का कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। ये तो बहुत इजी है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। क्लियर है? ओके चलिए। तो इन्होंने जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, आई एम सेलेक्टिंग पेन। यस, अब इन्होंने हर एलिमेंट की कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दी। क्लियर है? अब उन हर कोऑर्डिनेट्स को मिला दिया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने कोऑर्डिनेट्स मिलाया, कुछ इस तरह का ग्राफ आपके सामने हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप इस चीज को मत देखें, दिस इज जस्ट, आप इस चीज को मत देखें अभी। ठीक है, आप बस ग्राफ पे फोकस करें। क्लियर है? जैसे ही हर पॉइंट्स को उन्होंने मिलाया, उनके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आया। अब ग्राफ आने के बाद इन्होंने स्टडी की, तो इनको स्टडी में यह पता लगा, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। क्लियर? ग्राफ का आपको पता है कि क्रेस्ट क्या होता है। पहले तो मैं आपको वही बता दूं क्रेस्ट ट्रफ क्या होता है। देखो, जो अपर है ना, पीक, ये जो पार्ट है ना ग्राफ का, पीक पार्ट, ठीक है, कोई भी कर्व है उसका जो पीक होता है, इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, जिसको जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है ना, जो सबसे लोअर होता है, यहां पे होता है, उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज नोन एज ट्रफ, TROUGH। क्लियर है? दिस इज नोन एज ट्रफ। ऊपर वाला पार्ट इज क्रेस्ट और नीचे वाला पार्ट इज ट्रफ। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास क्रेस्ट, ये हो गया क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये ट्रफ। क्लियर? अब दो चीज और है, ये पहाड़ी टाइप का है ना, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर, एक इंक्रीजिंग स्लोप है और एक है डिक्रीजिंग स्लोप। इसको बोल सकते हैं असेंडिंग स्लोप, इसको बोल सकते हैं डिसेंडिंग स्लोप। ठीक है, एक चढ़ते हुए और एक उतरते हुए। क्लियर? अब ये चढ़ते हुए उतरते हुए, इसी से आपका ट्रिक है, दिमाग में जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं जल्दी से ट्रिक, क्योंकि मेरे से भी रहा नहीं जा रहा। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने ग्राफ में आपको 4 पॉइंट्स बताए, क्रेस्ट, अपर, पीक, सबसे ऊपर क्रेस्ट, जो सबसे नीचे है वो है ट्रफ। एक, अब जब पहाड़ी है तो एक तरफ से चढ़ोगे, टॉप पे पहुंचोगे, फिर एक तरफ से उतरोगे और सबसे नीचे पहुंचोगे। बस इतना काफी है। ठीक है, अब देखते हैं, इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो यू आर डूइंग गुड। क्लियर? अब अपने पास पीक है, सी, दिस इज द पीक। ठीक है, और इसका एक लोअर पॉइंट भी बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रेस्ट है ना, दिस इज द पीक पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। अब क्रेस्ट पे जब लॉदरमेयर ने ग्राफ प्लॉट किया, तो उनको क्रेस्ट पे जितने भी अल्कली मेटल्स थे वो सारे क्रेस्ट पे आ रहे थे। सारे टॉप पे जितने भी उन्होंने पॉइंट्स जब ड्रॉ किया होगा, तो सारे पॉइंट्स क्रेस्ट पे आ रहे थे। किन के? अल्कली मेटल्स। क्लियर? आपको पता है अल्कली मेटल्स किसको होते हैं? पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप इज अल्कली मेटल। ठीक है, दूसरी चीज, अब पहाड़ पे तो चढ़ गए, अब उतरना भी तो है। तो देखना, जब उतर के अपन ये पहाड़ को मैं रीड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, तो ये पहाड़ को मैं रीड्रॉ करता हूं। ये रहा पहाड़, यूं। क्लियर? अब पहाड़ पे सबसे ऊपर क्या था? अल्कली। क्रेस्ट पे क्या थे? अल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, दिस इज अल्कली मेटल। क्लियर है? डिसेंडिंग स्लोप मतलब उतरने के लिए, जैसे आप ग्रुप नंबर 1 को मिला, आप उतरेंगे ना, तो डिसेंडिंग स्लोप में ग्रुप नंबर 2 है, दिस इज ग्रुप नंबर 2। क्लियर? और दिस इज ग्रुप नंबर 2, दिस इज, आप पहाड़ पे चढ़ गए, फर्स्ट ग्रुप मिला, पहला ग्रुप। जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, ग्रुप नंबर 2 मिला। अब जैसे ही नीचे उतरे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रफ। क्लियर? ट्रफ, TROUGH। तो डिसेंडिंग पार्ट पे क्या मिला? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं ट्रफ पे क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं? जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? उसमें भी एक्सेप्शन है, विल डिस्कस जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अगेन 4 पार्ट थी। ग्रुप नंबर 1 सबसे ऊपर, नीचे उतरने के रास्ते में ग्रुप नंबर 2।
जैसे ही सबसे नीचे आ गए ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक होते हैं। तो 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां। कितना आसान है। सबसे ऊपर 1 है, रास्ते में आओगे नीचे उतरने, ऊपर से तो नीचे ही आते रहो। पहला 1, दूसरा 2, ग्रुप नंबर 2, और यहां पे 3 से 12 सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में है। ठीक है, तो एक लॉदरमेयर में बस आपको पहाड़ी पे चढ़ना उतरना है और आपका लॉदरमेयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि लॉदरमेयर कर्व में असेंडिंग स्लोप में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आप देखोगे, मैंने असेंडिंग स्लोप इज दिस वन, चढ़ते हुए हैलोजेंस मिलेंगे। आप जब एंट्री करते हो, चढ़ते हो, स्टार्ट करते हो, तो आप सबसे हाई हेलो तो करते ही हो। दैट मीन्स हेलो, हाई हेलो तो करोगे ना, हेलो हेलो दिस, दैट मीन्स हैलोजेंस। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? एक बार और मैं चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से समझ आई, फिर भी अगर आपको समझ में आ गई 2 मिनट और दो, और ब्रह्मास्त्र की तरह मैं आपको समझाता हूं। क्लियर है? देखना, बस वही पहाड़ी कॉन्सेप्ट और लॉदरमेयर खत्म। ठीक है, आप चढ़ना स्टार्ट करो तो जैसे ही कुछ चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कॉलेज स्कूल में जाते होगे तो आप दोस्तों से हाय हेलो करोगे। हेलो दैट मीन्स हैलोजेंस, चढ़ते हुए असेंडिंग स्लोप, हैलोजेंस। असेंडिंग स्लोप पे कौन सा मिला? हैलोजन। जैसे ही आप टॉप पे पहुंचे, ग्रुप आप फर्स्ट आ गए, टॉप पे पहुंच गए, फर्स्ट आ चुके हैं, दैट मीन्स यहां पे ग्रुप नंबर 1, और यू कैन से अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1। क्लियर है? अब टॉप पे पहुंच चुके हो, अब रास्ते में, अब यहां से कुछ नहीं है, सीक्वेंस बनाना है। यहां पे क्या मिलेगा? डिसेंडिंग स्लोप में ग्रुप नंबर 2, और यू कैन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसी को तो ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। आपको ये सब तो ग्रुप नंबर 1, 2 अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले लेक्चर में यही सब आने वाला है। तो अभी बस याद रखिए ग्रुप नंबर 1 को। चलिए अब मैं आपको बता दूं, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड यू कैन जस्ट पैट योर बैक सो दैट आपने बहुत ही अच्छे वे में कवर किया। केवल पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट टू क्लियर और टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। स्टडी एंड पैरेलल में एक स्ट्रैटेजी से स्टडी होना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट खेलना है, केवल बैटिंग आना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट किस बॉलर के मुकाबले कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना है वो ज्यादा जरूरी। जो मलिंगा के हिसाब से, मलिंगा यॉर्कर फेंकता है तो उसके हिसाब से हम बैटिंग करेंगे, और कोई और बॉलर है, स्पिनर है, उसके हिसाब से अलग बैटिंग करेंगे। स्ट्रैटेजी फॉर ईच चैप्टर अलग होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के अंदर हर चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी में अगर आप पढ़ते हैं, कम टाइम में सक्सेस पाने का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दिस इज द ओनली वे कि स्ट्रैटेजी बनाएं, कम से कम मटेरियल पढ़ें, और जो चीज पढ़ें वो बेस्ट हो। दुनिया जहान की चीजें पढ़ लेंगे, आप कंफ्यूज के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। तो यू हैव टू स्टडी ओनली कंसाइज मटेरियल एंड बेस्ट मटेरियल, जो आपको कहां मिलेगा? सीपी कैरियर पॉइंट में, डेली लाइव यूट्यूब पे। क्लियर है? आपको अलार्म सेट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि यू हैव टू। अच्छा, अभी के अभी मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि हैशटैग, यू कैन यूज हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा। ठीक है, हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा, इस कोडवर्ड के साथ इस चैनल को आप तुरंत शेयर करें अपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जहां भी आप अवेलेबल है। शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। और जिन लोगों ने शेयर किया हैशटैग लाइव फ्रॉम कोटा के नाम से, मैं आज रात में उनसे पर्सनल चैट करने का उनको मौका मिलेगा, मेरे से या फिर करियर पॉइंट के किसी भी टीचर से। अगर आप चाहते हैं पर्सनल चैट करना, उनसे अपनी पर्सनल शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स, पर्सनल स्ट्रैटेजी, पर्सनल टाइम टेबल, जो भी आप चाहते हैं, वो आप चाहते हैं अगर कि करियर पॉइंट की फैकल्टी आपके लिए एज अ मेंटर काम करे, तो यू हैव टू शेयर इट ऑन योर फेसबुक। ज्यादा से ज्यादा नंबर में शेयर होनी चाहिए। ठीक है, दिस वीडियो राइट नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड, शेयर इट ऑन योर टाइम। क्लियर? तब तक आप लोग शेयर कर रहे हैं, मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर? ओके, कमेंट करके आप बताइए आपको फिजिक्स लेक्चर्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मैथमेटिक्स चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, इन विच चैप्टर। ऑल्सो आप चैप्टर भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, आ गया मैं।
आपने परहैप्स शेयर कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो लॉदरमेयर प्रोपोज दैट, लॉदरमेयर की सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है? लॉदरमेयर प्रोपोज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ये इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉदरमेयर पे वो पढ़ लिया ना, पहाड़ी पे चढ़ना, पहाड़ी पे उतरना, काम खत्म हो चुका है। लॉदरमेयर के साथ अच्छी बात ये थी कि ये एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, नॉट पहले साइंटिस्ट, लॉदरमेयर जो थे ना, देखो मैं आपको बताता हूं, लॉदरमेयर प्रोपोज, इन्होंने प्रोपोज किया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। बेसिकली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, और वहीं से जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का उसमें 70% रोल है, ठीक है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था? एटॉमिक वेट। और लॉदरमेयर ने प्रॉपर्टीज जो है वो किस बेसिस पे मैच करती हैं? एटॉमिक वेट पे, ऐसा लॉदरमेयर ने कह दिया था। और इसी लाइन को बेस मान के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक जानकारी है कि मेंडलीव्स को ऐसा थॉट कहां से आया कि पीरियोडिक फंक्शन, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है कि पीरियोडिक फंक्शन जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक वेट के, ऐसा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है। तो मेंडलीव्स को ऐसा थॉट कहां से आया? तो वो लॉदरमेयर के ही इस कर्व पे बेसिस पे लॉदरमेयर ने प्रोपोज किया था, और वहीं से इस स्टेटमेंट को उठा के मेंडलीव्स ने पूरा पीरियोडिक टेबल डिजाइन कर दिया, जो कि आज हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉदरमेयर बेसिकली खत्म हो चुका है, उसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। लॉदरमेयर फेल क्यों हुआ? ठीक है, कुछ ना कुछ खामियां तो रही होगी, यूं ही ये फेल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं फेल क्यों हुआ। कि ये जो इतने ज्यादा ग्राफ्स ड्रॉ किए, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए आसपास में, तो कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, कोई टेबुलर फॉर्म डिजाइन नहीं हुई, ठीक है। अब आप सोचो, पीरियोडिक टेबल के मतलब आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो तो आपको पता ही है, उसके जगह पे अगर मैं आपको ये दे दूं, ऐसा कुछ बना हुआ पीरियोडिक टेबल दे दूं, तो क्या ये आपके समझ में आएगी? या क्या कुछ इसी से पता चल पा रहा है? यहां पे कुछ अल्कली मेटल हो गए, यहां पे कुछ ग्रुप 2 हो गया, यहां पे 3 से 12 ग्रुप हो गए, यहां पे हैलोजेंस आ गए। इट्स नॉट ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज, देयरफॉर ये फेल हो गया। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हुए हैं, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जब फेल होते हैं, अगर आप किसी टेस्ट वगैरह में कम मार्क्स आते हैं, तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, ये भी यहां से सीखने की बात है, ठीक है। चलिए, टॉपिक नंबर 5 क्लियर। मैंने बोला ना कि लॉदरमेयर ने प्रपोज कर दिया कि जो एटम की, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, वो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ये लॉदरमेयर ने कह चुका था पहले ही। किस बेसिस पे? वो जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, उस बेसिस पे। अब वहीं से इन्होंने वो स्टेटमेंट इनके दिमाग में छप गया, जिस मेंडलीव्स के दिमाग में, एंड इन्होंने बोला कि फिजिकल वेट, ओके, बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। हम बहुत अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आपके पास आ रहे हैं, डोंट वरी फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। अब आपको ये चीजें नई नहीं लग रही होगी, क्यों? क्योंकि ये जो बात लिखी हुई है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किससे रिलेटेड है? वेट से। ये किसने बोल दिया था? बहुत पहले लॉदरमेयर ने, लॉदरमेयर के कर्व में ही कह चुके थे। तो ये मेंडलीव ने ऐसी नई बात क्यों, क्या कही? अब मैं आपको बताता हूं, ये नई बात कही इन्होंने। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अपनी जाल में फंसा रहा था, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यस, अब यहां पे देखना, लॉदरमेयर ने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। लॉदरमेयर ने केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी, लेकिन मेंडलीव ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज की बात की है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉदरमेयर प्रपोज, जो लॉदरमेयर ने प्रपोज किया, और जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है। लॉदरमेयर डिस्कसेस ओनली अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। वो केवल शेप, वॉल्यूम, में मास, इन सब चीजों के केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी की बात की ही नहीं लॉदरमेयर ने। फिजिकल एज वेल एज केमिकल की बात किसने की है? वो है मेंडलीव्स, ठीक है। हाफ ऑफ द स्टेटमेंट मेंडलीव्स ने
स्टील किया, चुराया, वहां से चुराया नहीं कह सकते, उन्होंने इंस्पायर हुए यहां से, और फिर इन्होंने यहां पे इन्होंने लिख दिया कि द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज किसके फंक्शन है, एटॉमिक वेट। वहां पे क्या था, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे थे, कौन, लॉदरमेयर। लेकिन मेंडलीव्स ने क्या बोला, फिजिकल एज वेल एज केमिकल इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव्स का लॉ आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस के फॉर्म में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं। वहां पे कई बार आपको कंफ्यूज करेगा कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, और कई बच्चे इस पर सही कर देते हैं। दिमाग में रखें कि फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों की बात करते हैं। मेंडलीव्स में फिजिकल एज वेल एज केमिकल, अगर किसी ऑप्शन में केवल फिजिकल लिखा है तो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल फिजिकल की बात तो लॉदरमेयर ने की थी, ना ही मेंडलीव्स ने। मेंडलीव्स ने फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की ही बात की है। तो वो चीज भी मैं आपको यहां से डिस्कस कर रहा हूं जिसपे बच्चे गलती करते हैं। अब आपके सामने अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख के आएगा ना, आपका दिमाग खुलेगा कि ओके, यहां पे सर ने बोला था, तो मतलब जो गलतियां होती है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, जो गलतियां होती है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने कि आप गलती वो ना करो। क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप चलिए, तो मेंडलीव्स ने बहुत अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक दी थी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बेसिकली जो आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अभी आप पढ़ते हैं ना, उसमें 70% काम मेंडलीव का किया हुआ है। ठीक है, बहुत माइनर सडन चेंजेस से आज का लॉन्ग फॉर्म बना हुआ है, लेकिन जो बेस है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही है। क्लियर है? चलिए, 63 एलिमेंट्स, वेट, ओके, मेंडलीव्स की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मेंडलीव्स में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक है मेंडलीव्स की कैरेक्टरिस्टिक, ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है बेसिकली। ओनली 5 मिनट्स आई विल टेक एंड आई विल कवर द एंटायर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्योंकि आपका दिमाग फिर उसी डायरेक्शन में सोचेगा कि मेंडलीव्स से केवल 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लेते हैं, और ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं आपको इसमें से काट पीट के आपको। दूसरी चीज, मेंडलीव्स की मेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और तीसरी चीज मेंडलीव्स की डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। केवल इन्हीं 3 चीजों पे पूरी मेंडलीव्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, और लास्ट के 2-3 मिनट्स में अपन मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, कि मेंडलीव्स के टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ये क्वेश्चन के फॉर्म में स्टेटमेंट में दिया होता है, विच एवर इज ट्रू और विच एवर इज फॉल्स, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। उसमें पूछा जाता है कि 63 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, टिक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आप ये चीज दिमाग में रखना है, और ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने आपको यहां पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और मेंडलीव जो है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लॉन्ग फॉर्म आज देखते हो ना कि पीरियड का, आपको मैं बता दूं, जो आप लॉन्ग फॉर्म देखते हैं, आज का पीरियोडिक टेबल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कैसा दिखता है। यस, ये जो पीरियोडिक टेबल आज देख रहे हैं ना, ये रोज के फॉर्म में, कॉलम्स के फॉर्म में, मेंडलीव ऐसे पहले इंसान हैं, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रोज और कॉलम्स डिसाइड किया था पीरियोडिक टेबल में। मैंने बोला ना, जो आज का पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं उसमें 70% काम मेंडलीव्स ने कर दिया था बहुत पहले। ठीक है, इसमें तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में ही किया गया था। ठीक है, तो जो आज देख रहे हैं ना वो मेंडलीव का किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पीछे चलते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। तो केवल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे उस टाइम पे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। दूसरी चीज कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स की बात करी है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु talked about vertical rows and horizontal columns, horizontal rows and vertical columns. क्लियर? जो आज आपको टेबल के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल दिखता है वो मेंडलीव्स ने दिया हुआ है। दूसरी चीज,
ओके, द सेकेंड चीज जो है वो ये है कि हॉरिजेंटल रोज को उन्होंने क्या बोला, पीरियड्स जो आप पढ़ते हैं, हॉरिजेंटल रोज जो होते हैं वो जो इस डायरेक्शन में होता है हॉरिजेंटल में, उसको रोज पीरियड्स इन्होंने ही कहा था, ठीक है। और इनके टाइम पे कितने पीरियड्स थे, 7। दूसरी जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको इन्होंने ग्रुप्स कहा था, उसी टाइम पे इन्होंने कह दिया था और वही आज तक चले आ रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे 8 ग्रुप्स डिस्कवर्ड थे, क्लियर है। और ईच ग्रुप अप टू 8 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कल की लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस स्टेटमेंट को अभी आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली ओनली 2-3 थिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछे जा सकते हैं। पहली चीज, कितने एलिमेंट्स थे मेंडलीव्स के टाइम पे, दैट इज 63, ये छुप रहा है अभी, ठीक है, आप देख सकते हो 63 एलिमेंट्स वेर नोन। दूसरी चीज कि रोज और कॉलम्स जो आज टेबल्स में बने हुए हैं वो मेंडलीव ही ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा डिस्कशन किया था। तीसरी चीज कि हॉरिजेंटल रोज जो होते हैं वो हॉरिजेंटल रोज उसको पीरियड्स बोलते हैं, ये मेंडलीव्स ने ही बोला था। वर्टिकल कॉलम्स जो बोलते हैं उसको ग्रुप्स बोलते हैं, ये मेंडलीव्स ने बोला था। एक एक्स्ट्रा चीज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो क्या है कि 7 पीरियड्स उस टाइम पे जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। आज के पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और उस टाइम पे कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। और ये सब ग्रुप की बात विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। अपन पूरा मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू कैन स्किप दिस, ठीक है। अब मैंने बोला ना कि कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद दूसरा चीज मेरिट और तीसरा चीज डिमेरिट, काम खत्म, इसके बाद मेंडलीव खत्म। तो मेरिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेंडलीव्स की मेरिट और एडवांटेज क्या थी, ठीक है, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी एडवांटेज, और ये बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, ओके थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। ओके, मेंडलीव्स एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी उसके बारे में भी प्रेडिक्शन कर दिया था। जैसे ज्योतिष क्या करता है, आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर देता है, वैसे ही मेंडलीव क्या थे, एक ज्योतिष थे एटम्स की, एलिमेंट्स की। इन्होंने वैसे एलिमेंट्स जो डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी प्रेडिक्शन कर दी थी, उनके एटॉमिक वेट्स के बारे में बता दिया था, उनकी एटॉमिक वॉल्यूम बता दी थी कि अगर एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ तो उसकी एटॉमिक वेट ये होगी, उसकी एटॉमिक वॉल्यूम ये होगी। ही वॉज बेसिकली ज्योतिष ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी फिर भी उसके बारे में बता दिया था कि ऐसा होगा, जब डिस्कवर होगा तो ऐसा होगा। तो मेंडलीव प्रिडिक्टेड, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड। उस समय पे नोन भी नहीं थे, उस समय पे जाने भी नहीं जाते थे, और वैसे प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन किया था, इसमें क्वेश्चन आता है, तो अपन उसको देखते हैं, ठीक है। देखो क्लियर, ठीक है, ओके। उन्होंने कहा था सिलिकॉन उस टाइम पे डिस्कवर हुआ था, और सिलिकॉन के जस्ट नीचे उन्होंने एक एम्प्टी स्पेस छोड़ रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, और उसका नाम रख दिया था एका सिलिकॉन। सिलिकॉन डिस्कवर हो चुका था, सिलिकॉन के बाद उन्होंने एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और उसको नाम दे दिया एका सिलिकॉन। सिलिकॉन के एक बाद, एका का मतलब होता है एक बाद, ठीक है। तो एका सिलिकॉन के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। तो जो बाद में जाके पता जब डिस्कवर हुआ तो वो था जर्मेनियम, और इस एलिमेंट उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने एका सिलिकॉन नाम दे दिया, और उन्होंने एका सिलिकॉन नाम से बोल दिया कि जब डिस्कवर होगा तो उसकी एटॉमिक वेट ऐसी होगी, एटॉमिक वॉल्यूम ऐसी होगी। और जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो वो मैच की, जब जर्मेनियम डिस्कवर की इसकी एटॉमिक वेट भी एग्जैक्टली सेम थी जो मेंडलीव्स ने कहा था। तो मेरिट इसकी ये है कि ये ऑलरेडी जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स उनके बारे में भी प्रेडिक्शन कर दी थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके जगह पे उन्होंने एका सिलिकॉन नाम डाल दिया। उसी तरह गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके जगह पे एका एल्युमिनियम नाम डाल दिया, और स्कैंडियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके जगह पे एका बोरोन नाम डाल दिया, ठीक है। तो जब जब ये डिस्कवरी हुई तो इसका एका सिलिकॉन नाम हटा के जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम नाम हटा के गैलियम, और एका बोरोन नाम हटा के स्कैंडियम डाल दिया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। अब आपसे ये पूछता है कि एका सिलिकॉन के जगह पे कौन सी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। अब आप रटोगे थोड़ी ना, तो एक अपने पास ट्रिक है,
ठीक है, जो अपन कोटा में बताते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, बेसिकली सीता SI है ना, तो इसको बोलते हैं अपन सीता। ठीक है, SI इज सीता, तो सीता, और इसको बोलते हैं GE मतलब इसको बोल देते हैं गीता। जस्ट रिमेंबर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सिलिकन से आप सीता गीता रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सिलिकन में SI आ रहा है तो इसको सीता से याद रख लो, जर्मेनियम में गीता आ रहा है तो एका सिलिकन का जब भी टर्म आएगा तो आप गीता से रिलेट कर सकते हो कि सीता के साथ कौन है, गीता। तो एका सिलिकन मतलब जर्मेनियम। दूसरी ट्रिक, मैंने आपको वादा किया है लेक्चर से पहले कि हम ट्रिक्स भी डिस्कवर करेंगे, हम ट्रिक्स भी आपको बताएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो पहला ट्रिक आपके सामने है एल्युमिनियम, इसको रखते हैं ऐसे अलग। ठीक है, अलग, एंड दिस इज ग, अलग। सीता गीता अलग, सीता गीता जो है वो अलग है, थोड़े से अलग। अल क्या है एल्युमिनियम के लिए, और ग क्या है गैलियम के लिए, दिस इज जी फॉर ग। ठीक है, उसके बाद बोरोन की बात करते हैं तो बी एंड SC, दैट इज BSc, एक कोर्स होता है आपको पता होगा, BSc। ठीक है, सीता गीता ने अलग से BSc की है, उन्होंने कोई और पढ़ाई कर रही होगी और उन्होंने अलग से BSc का कोर्स किया है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सिलिकन जब भी आए, एका सिलिकन, दैट मीन्स गीता याद रखना है, सीता के साथ गीता। जर्मेनियम, एल्यूमिनियम है तो अब आप याद करो, एल्यूमिनियम के साथ अलग है, दैट मीन्स अल, दैट इज फॉर एल्यूमिनियम, एंड गो मतलब जी मतलब गैलियम। तो सीता गीता अलग, और BSc तो आपको याद होगा, SC फॉर स्कैंडियम एंड B फॉर बोरोन। सीता गीता अलग, BSc। ठीक है, ये तीन आप याद रखेंगे, NCERT में यही तीन मेंशन्ड है, बहुत सारे याद करने का नीड ही नहीं है क्योंकि वो पेपर में आ ही नहीं सकता आपको। ठीक है, NCERT इज द बेस ऑफ योर पेपर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा मेरिट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो चुका है, मेरिट पहला खत्म हो चुका है, दूसरा मेरिट, इसके बाद डिमेरिट चालू होगा और मेंडलीव खत्म हो जाएगा। तो मेरिट क्या था कि मेंडलीव्स ने कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट गलत थी जिनको मेंडलीव्स ने करेक्ट किया। वो क्या था, यूरेनियम की एटॉमिक वेट मेंडलीव्स से पहले, मेंडलीव्स ने इसका एटॉमिक वेट करेक्ट किया, ये पहले गलत कैलकुलेटेड था साइंटिस्टों से, तो मेंडलीव्स ने इसको करेक्ट किया, इसका एटॉमिक वेट भी करेक्ट किया, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक वेट मेंडलीव्स ने करेक्ट किया है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसको भी अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं, दिस इज यू, बोलते हैं ना यूं ही कोई। ठीक है, आप बाद में डैश डैश कर सकते हो कमेंट्स में, एक शायर है, शेर है, यूं ही कोई। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। यू, दिस इज BE, दैट मीन्स बेईमान। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक है, यू बेईमान, IN मतलब इंसान, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज इंसान। और ये पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में आते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया था। किसने किया था करेक्ट, मेंडलीव्स ने। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, अपन रटेंगे नहीं, नो नीड टू रिमेंबर, क्योंकि भूलोगे आप रट के। तो ये ट्रिक बना लो, यूरेनियम यू, बेरिलियम बेईमान, BE दैट इज बेईमान, इंडियम इंसान। ठीक है, एंड दिस इज गोल्ड एंड दिस इज प्लैटिनम। अब कहोगे कि सर इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या। अब बेईमान इंसान के मन में क्या चलता रहता है, हमेशा हमेशा वो सोचेगा ना कि सोना चांदी वगैरह इधर उधर थोड़ा सा घपलेबाजी। बेईमान इंसान तो ये होता है, उसके दिमाग में गोल्ड प्लैटिनम एंड मनी वगैरह चलते रहता है। तो यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम। इससे आप क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स डिस्कवर याद रख सकते हैं हमेशा के लिए टिल योर एग्जामिनेशन। क्लियर है, तो दिस इज द सेकंड ट्रिक जो आज हमने डिस्कस की। ठीक है, अगर अपने पास टाइम है तो आज डिमेरिट्स डिस्कस करें, नहीं तो कल करें। ठीक है, तो बेसिकली वी शुड एंड दिस। ठीक है, तो डिमेरिट्स जो है वो अपन कल डिस्कस करते हैं थोड़े और डिटेल्ड में, क्योंकि आज टाइम का थोड़ा सा कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो विल डिस्कस टुमारो। क्लियर, आज पहला लेक्चर था, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, बहुत सारी आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है या कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कमेंट एंड लेट अस नो। ठीक है, जब आप बताएंगे हमें तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और आपके पास बेटर से बेटर सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो लास्ट चीज आपको मैं बता रहा हूं वो ये है, ये सारी चीजें अपन कल कवर करेंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर आप लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप बाद में देखेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा लाइव पढ़ेंगे ना तो अपन अब क्या है, कमेंट भी आपके पढ़ के आपको उसी टाइम पे डाउट आपका जब भी दिमाग में डाउट आया आप कमेंट करो और उसी टाइम पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश होगी कि क्लियर हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब
एंड बेल आइकन। दिस आपको फॉरगेट नहीं करना है, ये चीज तो बिल्कुल ही करना है, क्योंकि अगर वीडियो मिस हो गई तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं ना, आप लूज कर सकते हो मार्क्स, तो वो तो आप नहीं चाहते। तो अगर आप मार्क्स लूज नहीं करना चाहते, सॉल्यूशन क्या है? सब्सक्राइब, बेल आइकन। क्लियर है? चलिए, दिस इज होल फॉर टुडे। और करियर पॉइंट 2.0 वर्जन में टेक्नोलॉजी की हेल्प से वी विल स्प्रेड एजुकेशन फॉर एवरीवन। जिनके पास पैसे हैं, अफोर्डेबल है, कोचिंग्स उनके लिए भी है, और जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोटा नहीं आ सकते हैं किसी रीजन से, हेल्थ इशू एंड वेरियस इशूज, तो वो 2.0 से आपको हम करियर पॉइंट कोटा से डायरेक्ट क्लासरूम घर पे सॉल्यूशन दे रहे हैं। और फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बी ऑन यूट्यूब। और इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लाइक ई क्लासरूम है। मैं कल उस ई क्लासरूम के बारे में डिस्कस करेंगे। और वी हैव लाइव क्लासेस ऑल्सो। वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। आज अपना यूट्यूब लॉन्च था और हल्का सा डेमो था कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। और बेसिकली मैं आपको फिर से बता दूं कि जो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, दे आर एस इन देयर फील्ड। ठीक है, वो भगवान है एक्चुअली इन देयर फील्ड, और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एंड अगेन सेइंग, और बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट मोड में छोड़ के जा रहा हूं कि आप गेस करो, कमेंट करो और लेट अस नो कि वो कौन हो सकता है। और आप लोगों की कमेंट से हम लोगों को और आइडिया लगेगा। एंड चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। कट इट, डन।